हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है। अर्थात इन ऑप्शन में देखना है हमें कि कौन सा जो रोग है वह कवक से होता है। पहला है प्रत्युजरता, दूसरा ऑप्शन है वर्णांधता, तीसरा है दोस्तों एड्स और चौथा है गंजापन। तो दोस्तों, जो चौथा ऑप्शन है हमारा गंजापन, यह किससे होता है? कवक से होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, कवक से कौन कौन से रोग होते हैं? एथलीट फुट, इसे आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रखते हैं, गंजा दामाद फ्रूट खाए। गंजापन, अ, दमा रोग, मतलब इस टाइप के जो है आप इससे याद कर सकते हैं। सेकेंड है दोस्तों थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न में से संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। थैलेसीमिया कैसे होता है दोस्तों? तो यह होता है हमारा एक अनुवांशिक रोग है जिसमें आरबीसी कैसी जाती है? कम होने लगती है। डब्ल्यूबीसी की मात्रा जो है कम होने लगती है। तो दोस्तों, इसका हीमोग्लोबिन कम होने लगता है। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है हमारे विटामिन डी, हार्मोन, हीमोग्लोबिन और प्रोटीन। दोस्तों, थैलेसीमिया जो रोगी है वह क्या होता है? थैलेसीमिया हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। अर्थात यह जो आरबीसी है उसमें हीमोग्लोबिन कैसा कर देता है? ब्लड में कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सेरेब्रम पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। पहला ऑप्शन हमारा वृद्धों में, दूसरा ऑप्शन दोस्तों ड्रग नशेड़ियों में, तीसरा ऑप्शन है छोटे बच्चों में और चौथा है केवल महिलाओं में। तो दोस्तों, सेरेब्रम पाल्सी जो है यह एक मस्तिष्क विकार है और यह किसमें होता है? यह छोटे बच्चों में अधिकांशतः होता दिखाई देता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों, इसमें हमें चार ऑप्शन दिए हैं जिसमें से हमें क्या करना है, उनकी सही दिन, मतलब कि कौन सा किस दिवस मनाया जाता है, हमें यह बताना है। जैसे हमारा क्या है, विश्व तपेदिक दिवस, यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाते हैं दोस्तों हम 24 मार्च को। कब दोस्तों? 24 मार्च को। तो विश्व तपेदिक दिवस क्या हो जाएगा? 24 मार्च। दूसरा है दोस्तों विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस जो है हम मनाते हैं दिसंबर 1 दिसंबर को। कुष्ठ निवारण दिवस यह मनाते हैं हम 31 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस यह मनाते हैं हम दोस्तों 16 सितंबर को। तो दोस्तों, पहले का क्या आएगा हमारे पास में? पहले में आएगा चौथे नंबर का। हम सभी ऑप्शन देख लेते हैं। पहले में आएगा चौथे नंबर का, जिसमें हमारा ए नंबर का जो आंसर होगा वह सही होगा। यदि आपको दो भी इस प्रश्न में पता है दिवस के बारे में, ओजोन दिवस 16 सितंबर, तपेदिक दिवस 24 मार्च, एड्स दिवस हम मनाते हैं 1 दिसंबर को और हम कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी या 31 जनवरी को हम मनाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्निशियस एनीमिया से बचाव हेतु गर्भावस्था में भोजन में आवश्यक है। दोस्तों, गर्भावस्था में जो पर्निशियस एनीमिया होता है उसके बचाव के लिए हमें कौन सा विटामिन जो है लेना चाहिए? पहला है विटामिन बी 12, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में विटामिन डी, तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास में विटामिन के और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पर्निशियस एनीमिया होता है यह हमारा विटामिन बी 12 की कमी के कारण होता है। यदि भोजन में विटामिन बी 12 की कमी हो गई तो उससे होने वाली बीमारी कौन सी है? पर्निशियस एनीमिया। यदि विटामिन बी 9 की कमी हो गई तो उसमें होता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया। आप याद रखिएगा। अगला है प्रश्न दोस्तों हमारा, भ्रूण का यूनिवर्सल एटीट्यूड होता है। पहला है एक्सटेंशन में, दूसरा है फ्लेक्शन, तीसरा है संपूर्ण एक्सटेंशन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भ्रूण का यूनिवर्सल एप्टीट्यूड जो होता है वह कैसा होता है? वह फ्लेक्सल होता है। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, भ्रूण का प्रदर्शित हिस्सा का हड्डी का उभार मदर की पेल्विस के अलग अलग क्वाड्रेंट के साथ फिक्स होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? भ्रूण का जो हिस्सा है, प्रदर्शित हिस्सा, जो हड्डी का उभार भाग है मदर की पेल्विस से अलग अलग क्वाड्रेंट के साथ फिक्स होता है, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उसे हम डिनामीटर कहेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? डिनामिनेटर हम इसे कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अपरिपक्व शिशुओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है हमारे पास में, इनमें कानों में कमजोर कर्ण उपास्थियां पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास में, इनमें पेशी तनाव बहुत कमजोर होता है, कमजोर रहता है। इनके जन्म के बाद तुरंत स्नान व तेल की मालिश करते रहना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में, इनमें परिपक्वता तथा विकास की दर जन्म के बाद बढ़ जाती है। हमें इन चारों ऑप्शन में से असत्य चुनना है जो हमें अपरिपक्व बच्चों के साथ में नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, नवजात जो बच्चा होता है उसके कर्ण की जो उपास्थि है वो कैसी होती है?
कमज़ोर पाई जाती हैं। उनमें पेशी तनाव बहुत कमज़ोर होता है और इनमें परिपक्वता तथा विकास की दर जन्म के बाद बढ़ जाती है। यह इसके सही उत्तर हैं, किंतु हमें इसमें पूछा असत्य पूछा है, तो असत्य के लिए दोस्तों इसमें ये होगा कि इनमें जन्म के बाद तुरंत स्नान व तेल की मालिश करते रहना चाहिए। हमें करना चाहिए, किंतु तुरंत जन्म के बाद तुरंत नहीं करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसव के पूर्ण होने पर गर्भावस्था का वजन कितना होता है? यदि बालक गर्भाशय में पूरे 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, उस समय गर्भाशय का वजन कितना होता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 850 ग्राम, दूसरा है दोस्तों 750 ग्राम, तीसरा है दोस्तों 900 ग्राम, चौथा है 650 ग्राम। तो दोस्तों गर्भाशय जो प्रसव के पूर्ण होने पर गर्भाशय का जो वजन है वह होता है 900 ग्राम। कितना होता है दोस्तों? 900 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, रिलैक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है? पहला है सिम्फेसिस बुबिस एवं स्क्रोलाइस जॉइंट्स को ढीला रखना, दूसरा है पाचन क्रिया को धीमा करना, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में दोस्तों गर्भाशय की जो नसें हैं उनको वृद्धि को प्रेरित करना, और चौथा है रोपण इम्प्लांटेशन को प्रेरित करना। तो दोस्तों रिलैक्सिन हार्मोन का कार्य है वह ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या दिया ऑप्शन नंबर एक में? सिम्फेसिस बुबिस एवं स्क्रोलाइसिस जॉइंट्स को ढीला करना रिलैक्सिन का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास में, गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है हमारे पास में, साधारणतः संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान भूख सामान्य रहती है, दूसरा है दोस्तों लार उत्पादन अपरिवर्तित रहता है, चौथा ऑप्शन है हमारे पास में, आयतन अवधि एवं अवशेषी आयतन में वृद्धि होती है, और चौथा है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो दोस्तों गर्भावस्था के दौरान के समय में शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं ये सभी होते हैं। गर्भावस्था में भूख कहती है सामान्यता, संपूर्ण गर्भावस्था के समय भूख जो होती है सामान्य रहती है, लार का उत्पादन अपरिवर्तित रहता है और आयतन अवधि अवशेषी आयतन में वृद्धि होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास में, अरोला मुंबई किसे कहा जाता है? अरोरा मुंबई क्या होता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है हमारे पास में, निप्पल के चारे की जो साइड का चारों ओर का क्षेत्र है उसे कहा जाता है, या आहार नाल के चारों ओर के क्षेत्र को कहा जाता है, हृदय के चारों ओर के क्षेत्र को कहा जाता है, या दोस्तों गर्भाशय के चारों ओर के क्षेत्र को कहा जाता है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, अरोला मुंबई इसे हम एरिओला के नाम से भी जानते हैं। क्या दोस्तों? एरिओला के नाम से जानते हैं। एरिओला दोस्तों यह क्या होता है? यह निप्पल के चारों ओर के क्षेत्र होता है। निप्पल के जो चारों क्षेत्र होते हैं आसपास के, निप्पल के चारों ओर के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? अरोला मुंबई या इसे एरिओला के नाम से जानते हैं, जो कैसा होता है? डार्क दिखाई देने लगता है गर्भावस्था में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास में, गर्भावस्था में के दौरान महिलाओं में कार्डियक आउटपुट प्रायः कैसा होता है? पहला ऑप्शन है हमारे पास में घटता है, दूसरा ऑप्शन है बढ़ता है, कुछ में घटता है और कुछ में बढ़ता है, तीसरा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको यह बात याद रखनी है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में कार्डियक आउटपुट जो होता है वो प्राय कैसा होता है? बढ़ता जाता है। कैसा होता है दोस्तों? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास में, निम्नलिखित में से किस हार्मोन के प्रभाव के कारण गर्भावस्था की शुरुआत में स्त्री की पाचन तंत्र क्रिया विधि संबंधित हो जाती है, वह जिसके कारण क्या होती है? उल्टी होती है। तो हमें यह बताना है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसके कारण क्या होता है? पाचन क्रिया जो होती है मंद पड़ जाती है और उल्टियाँ होने लगती हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन है हमारे पास में लेप्टिन, दूसरा है थायरॉक्सिन, तीसरा है दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में टेस्टोस्टेरॉन। दोस्तों यदि गर्भावस्था के समय में किसी व्यक्ति में प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बहुत अधिक हो जाता है, मतलब प्रोजेस्टेरॉन के कारण प्रोजेस्टेरॉन के कारण होता है दोस्तों, ऐसा हार्मोन है जिसके कारण गर्भावस्था की शुरुआत में स्त्री की पाचन तंत्र क्रिया कैसी हो जाती है? विधि जो होती है संबंधित हो जाती है और जिसके कारण उल्टी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास में प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास में, प्लेसेंटा प्रीविया का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है हमारे पास में, गर्भावस्था के दौरान होने वाली अत्यधिक उल्टी जो कि महिला के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। दोस्तों इसे हम हाइपर ग्रेविडरम के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है वह स्थिति जिसमें प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले खंड में आरोपित हो जाती है। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में, प्लेसेंटा का समय से पूर्व पृथक हो जाना। चौथा है दोस्तों वह स्थिति जिसमें निषेचित अंडा गर्भाशय गुहा के अलावा किसी अन्य स्थान पर आरोपित हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्लेसेंटा प्रीविया, अर्थात यह है, इसका उत्तर होता है यह वैसी स्थिति होती है जिसमें प्लेसेंटा जो है गर्भाशय के निचले अर्थात योनि के ऊपर आरोपित हो जाता है। इस प्रश्न का यह उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
प्रसव की द्वितीय अवस्था के दौरान कौन सी घटना होती है? पहला है सर्विक्स का पूर्ण विस्तार, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में गर्भस्थ शिशु का बाहर आना, तीसरा दोस्तों प्लेसेंटा का बाहर आना, चौथा है इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रसव की अवस्था पूछी गई है, तो प्रसव की अवस्था में क्या होता है? सबसे पहले जो अवस्था होती है या फर्स्ट अवस्था होती है जिसमें सर्विक्स का क्या हो जाता है? पूर्ण विस्तार हो जाता है। ये 10 सेंटीमीटर तक फैलने लगती है। दूसरा है दोस्तों गर्भस्थ शिशु का बाहर आना, तो यह इसकी द्वितीय अवस्था है। और प्लेसेंटा का बाहर आना यह इसकी तृतीय अवस्था है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रसव की जो अवस्था है वह 4 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास में पार्टोग्राफ के उद्देश्य में शामिल है। पहला है अतिशीघ्र प्रसव की असामान्य प्रगति का पता लगाने हेतु। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में गर्भवती महिला तथा उसके गर्भस्थ शिशु के प्रसव के दौरान किए जाने वाले आकलन को अधिक गुणात्मक बनाने के लिए। तीसरा है दोस्तों गर्भवती महिला तथा गर्भस्थ शिशु के दौरान में मौजूद समस्याओं का शीघ्र पता लगाने के लिए। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पार्टोग्राफ का मतलब होता है मतलब पार्टोग्राफ वह होता है जिसमें बच्चे गर्भाशय के समय में जब प्रसव होने लगता है तब उसके बारे में पूरी डिटेल हम जानकारी लिखते हैं। तो यह इसके ऑप्शन क्या होंगे? उपरोक्त सभी। इसमें असामान्य प्रगति का पता भी लगाते हैं। इसमें बच्चों के आकलन को बच्चों का और गर्भवती महिलाओं के प्रसव के आकलन को लिखते हैं और गर्भस्थ शिशु के बारे में जो समस्याएं होती हैं उनका पता लगाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों हमारा समय से पूर्व झिल्लियों के फटने से आप क्या समझती हैं? पहला ऑप्शन है हमारे पास में झिल्लियों का गर्भावस्था के 37 सप्ताह पश्चात परंतु प्रसव प्रक्रिया के प्रारंभ होने से पूर्व ही फट जाना। दूसरा है दोस्तों प्रसव प्रक्रिया की प्रथम एवं द्वितीय अवस्था की सम्मिलित अवधि 18 घंटे से अधिक हो जाना। तीसरा है दोस्तों टर्म के समय एमनियोटिक द्रव की मात्रा 200 मिलीमीटर से कम होना। चौथा है दोस्तों टर्म के समय एमनियोटिक द्रव की मात्रा 2000 मिलीमीटर से अधिक होना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए। झिल्लियों का गर्भावस्था से 23 सप्ताह पहले अर्थात जन्म के पूर्व ही 37 सप्ताह में जो मतलब प्रसव की प्रक्रिया में प्रारंभ होने से पहले थैली कैसी होती है? फट जाती है। तो उससे हम क्या बोलेंगे? समय से पूर्व झिल्ली फटती है, उसे हम यह कहेंगे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न था। यदि आपको हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे हों, आपको समझ आ रहे हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।